हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन नामक चैप्टर के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक होगा प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे और अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। तो आइए पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसकी परिभाषा देख लें कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह दूसरे माध्यम में अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण को अपने मार्ग से विचलित होने की इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी परिभाषा को लिखेंगे। तो क्या देखते हैं, हम एक माध्यम बनाते हैं। देखेंगे यहां पर एक नीचे का पार्ट हम एक कांच का ले लेते हैं। ये क्या है? कांच है। और ऊपर ऑलरेडी देखेंगे हवा रहेगा, एयर रहेगा। अब इस पर एक प्रकाश की किरण जब हम ऐसे आपतित करते हैं, सीधी रेखा में जाएगी, तो ये प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में जाते हैं, ये हमको मालूम है। लेकिन हम पाएंगे कि जो ही वो कांच में प्रवेश करेगा वह अपने मार्ग से थोड़ा इधर हो जाता है। और अगर हम इस बिंदु पर अभिलंब खींचे तो देखें, ऐसे अभिलंब खींच दिया हमने, तो देखेंगे प्रकाश की किरण ये आ रही है और ज्यों ही कांच में प्रवेश कर रही है तो वह अपने मार्ग में सीधी न जाकर के अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है, इधर आ जाती है। तो इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश के अपने मार्ग से विचलित होने की जो ये घटना है, उसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दूसरा देख लेते हैं, इधर से फिर से एक और फिगर ड्रा कर लेते हैं। अब ऊपर ये जो कांच नीचे है इसको हम ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। अब ये हो गया कांच ऊपर की तरफ। और अब अगर हम एक यहां पर लंब ऐसे खींच लेते हैं, अब यहां पर एक कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, तो देखेंगे इसके जाने का रास्ता तो ये होना चाहिए सामान्यतः सीधी रास्ता में ऐसे चली जाए। लेकिन हम पाएंगे कि जब कांच से प्रकाश चल करके वायु में प्रवेश करती है, इधर का माध्यम जो हो जाएगा वो वायु में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग पर सीधे ना जाकर के वह अपने अभिलंब से दूर हो जाती है, यानी ये होकर के निकलती है। अब देखेंगे इस कोण में और इस कोण में अंतर है, और यहाँ के इस कोण में और इस कोण में भी अंतर आपको देखने का मिलेगा। इसी से पता चलता है कि जो अपवर्तित किरण है वह अभिलंब के पास आ गई है और यहाँ पर जो अपवर्तित किरण है वह अभिलंब से दूर चली गई है। तो याद रखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक प्रकाशिक माध्यम से दूसरे प्रकाशिक माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश के अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसकी हम परिभाषा लिख सकते हैं कि देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक प्रकाशिक माध्यम से दूसरे प्रकाशिक माध्यम में प्रवेश करती है तो वह दूसरे माध्यम
में अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तो प्रकाश किरण के अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो हम इस प्रकार से परिभाषा लिख लेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक प्रकाशिक माध्यम से दूसरे प्रकाशिक माध्यम में प्रवेश करती है तो वह दूसरे माध्यम में अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश किरण के अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी इस तरह से देखेंगे, हवा है, हवा एक प्रकाशिक माध्यम है, कांच भी प्रकाशिक माध्यम है। प्रकाशिक माध्यम वे माध्यम कहलाते हैं जिसमें प्रकाश आसानी से प्रवेश कर जाती है, यानी उसमें गति कर सकती है। तो देखेंगे जब हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग को बदल दे रही है, यानी जाने का रास्ता ये है कि इधर से न जाकर के इस रास्ते से आती है, यानी अपने अभिलंब के पास आ जाती है। उसी तरह से अगर कांच से प्रकाश चलकर वायु में जाती है तो वह अपने अभिलंब से क्या होती है, दूर हो जाती है। यहां पे क्या आ गई, पास आ गई, और यहां पर क्या हो गई, दूर आ गई। तो इस तरह से अपने मार्ग को बदल देती है। तो प्रकाश के अपने मार्ग को बदलने की इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब एक बात और याद रखेंगे कि जब प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की जो अपवर्तित किरण है वह अभिलंब के पास आती है तो दूसरे माध्यम को हम सघन माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम। और अगर प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और दूसरे माध्यम में जो अपवर्तित किरण है वह अगर अभिलंब से दूर हो जाती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष जो दूसरा माध्यम होगा उसको हम विरल माध्यम कहते हैं। ठीक है, हम सघन माध्यम और विरल माध्यम को अलग से पढ़ेंगे, लेकिन याद रखेंगे जब अभिलंब के पास होगी अपवर्तित किरण तो वह माध्यम आपका सघन माध्यम कहलाता है, और विरल माध्यम में जो अपवर्तित किरण होती है वह अपने अभिलंब से दूर होती है। तो दो चीजें याद रखना है, जिस माध्यम में अपवर्तित किरण अभिलंब के पास होती है उस माध्यम को हम सघन माध्यम मानेंगे, और जिस माध्यम में अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर होती है उसे हम विरल माध्यम कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष। तो यहां देखेंगे हवा से कांच में जा रही है तो कांच के करीब आ जा रही है यहां पे अपवर्तित किरण अभिलंब के, इसलिए ये सघन माध्यम है, और ये हो गया विरल माध्यम। अब यहां जब कांच से चल करके वायु में आती है तो देखेंगे यहां से दूर हो गई है अपवर्तित किरण, जब दूर हो गई तो फिर वायु क्या हो गया, आपका विरल माध्यम हो गया, तो कांच आपका क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। ये सघन हो गया और हवा फिर क्या हो जाएगी, विरल हो जाएगी। इस तरह से आप इसको नोट कर लेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी एक प्रकाशिक माध्यम से दूसरे प्रकाशिक माध्यम में प्रवेश करती है तो वह दूसरे माध्यम में अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश किरण को अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन। आइए अब हम प्रकाश का अपवर्तन का जो नियम है उसका अध्ययन कर लेते हैं। तो अगर प्रकाश का अपवर्तन का नियम की बात करेंगे तो प्रकाश का अपवर्तन के दो नियम हैं, याद रखेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है, उससे पहले हम फिगर बना लेते हैं। फिर से देखेंगे, फिगर ऐसे हमने बनाया, ऊपर हमने ले लिया वायु और नीचे हमने ले लिया कांच। दो प्रकाशिक माध्यम लेने हैं, इस तरह से हमने ले लिया।
अब यहाँ पर हमने कांच ऐसे ले लिया। अब रेखा एक सीधी लंब यहाँ पर खींच लेते हैं। अब प्रकाश की किरण की बात करेंगे तो प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, ठीक है, और इसका मार्ग जो है वो सीधा ऐसे है, लेकिन जो ही सघन माध्यम में जाएगी वह अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगी, इस तरह से होकर के जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। तो ये फिगर आप ड्रा कर लेंगे। ये वायु है और ये दूसरा प्रकाशिक माध्यम कांच है, और ये आपका अभिलंब है यानी नॉर्मल है। ये आपका आपतित किरण है और ये आपका अपवर्तित किरण है, और ये आपका नॉर्मल है यानी अभिलंब है ये। तो अब हम रूल इसका देखते हैं क्या होता है। तो देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। तो रूल नंबर 1 क्या है, देखिए रूल नंबर 1 लिखेंगे क्या, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण और उसके बाद अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा ये जो आपतन बिंदु है तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब ये जो अभिलंब हमने खींचा है उसको तीनों एक ही तल पर होते हैं, होते हैं, ठीक है। रूल नंबर 1 देखेंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 देख लें, क्या कहता है कि ये जो कोण है, अब देख लेंगे, इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, और इस कोण को हम कहते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। हो गया। तो रूल नंबर 2 कहता है किसी एक रंग के प्रकाश के लिए और किसी माध्यमों के जोड़े के लिए आपतन कोण की ज्या, ये आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। यानी क्या कहता है कि एक रंग के प्रकाश, दूसरा रूल देखेंगे, एक रंग के प्रकाश तथा दो प्रकाशिक माध्यमों के जोड़े के लिए, जोड़े के लिए आपतन कोण की ज्या, ध्यान देंगे, आपतन कोण की ज्या, ज्या को इंग्लिश में हम कहते हैं साइन, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात अपवर्तन कोण को हम रिप्रेजेंट करते हैं, आपतन कोण को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से और अपवर्तन कोण को हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। तो अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात साइन I बटे साइन R बराबर नियतांक होता है।
और इसी को बाद में हम क्या कहेंगे, अपवर्तनांक भी कहेंगे। अपवर्तनांक भी कहते हैं। और इस नियम को हम यहां लिखेंगे और इधर लिख सकते हैं, एक लाइन और बढ़ा लेंगे। इस नियम को हम स्नेल, एक वैज्ञानिक का नाम है स्नेल, का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 2 क्या है, एक रंग के प्रकाश तथा दो प्रकाशिक माध्यमों के जोड़े के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। और इस नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं। यानी अर्थात क्या हम लिखेंगे, साइन आई बटे साइन आर जो होता है वह एक कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, और इसी नियतांक को हम अपवर्तनांक कहते हैं। इस तरह से हम याद कर लेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन का जो नियम होता है उसका 2 नियम होता है। रूल नंबर 1, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और रूल नंबर 2 क्या है कि किसी एक रंग के प्रकाश के लिए दो प्रकाशिक माध्यमों, एक वाई है और एक कांच, दो प्रकाशिक माध्यमों के जोड़े के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम अपवर्तनांक भी कहते हैं। और इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक होता है। इसको आप नोट कर लेंगे, ये साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। और इस नियम को यानी रूल नंबर 2 को ही हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो अगर पेपर में आपके आता है स्नेल का नियम क्या है, तो रूल नंबर 2 को लिख देंगे कि एक रंग के प्रकाश के लिए दो प्रकाशिक माध्यमों के जोड़े के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। और इसे ही हम स्नेल का नियम कहते हैं। अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, और इसी को हम लिख सकते हैं अपवर्तनांक। इससे जुड़े हुए कुछ परिभाषाएं भी आप लोग लिख लेंगे, जैसे आपतित किरण। पहले माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण, दूसरे माध्यम में चलने वाली किरण को हम अपवर्तित किरण कहते हैं। आपतन कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, और इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अपवर्तन कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं, और इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और अभिलंब की बात करें तो आपतन बिंदु के लंबवत खींचे गए लंब को हम अभिलंब कहते हैं। और आपतन बिंदु यानी दोनों प्रकाशिक माध्यमों को विभाजित करने वाले तल के जिस बिंदु से आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये सारी परिभाषाएं भी आप लिख लेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।